स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि जो कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी एग्ज़ाम आ जाता है, तो उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये यहाँ पर सेकंड फेज की जो वैकेंसी है 2.0 नंबर की, यानी कि ये भी काफ़ी भारी भरकम वैकेंसी है। तो आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है आप सबके लिए कि आप इसमें मेहनत करें और सिलेक्शन लें, क्योंकि जिन दोस्तों का नहीं हो पाया है फर्स्ट वाली वैकेंसी में, तो निराश ना हो। ये सेकंड की वैकेंसी में आपको छोड़ना नहीं है, जी जान से लग जाना है। और आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, और यहाँ पर बीच-बीच में ये भी हम बताते जाएँगे किस-किस टॉपिक को आपको साथ में तैयार करते जाना है। तो वीडियो पहले देखेंगे, इसके बाद टॉपिक को नोट करते जाएँगे वहाँ पर, और उनको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे अपनी बुक से, ठीक है? तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, औरों से कई कदम आगे आप निकल जाएँगे, और श्योर है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा आज का पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर 71 क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो हम पार्ट 1 और 2 में कवर कर चुके हैं, तो बचे हुए करेंगे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? यानी कि हराया किसको था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो हराया था ए नंबर पट्टाभी सीतारामैया को। यानी कि ये दो लोग खड़े हुए थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया, तो ये हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर यानी कि बी.आर. अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यानी कि इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कौन कौन से पॉइंट सही हैं ये बताना है। तो देखो, ए नंबर पे बोला जा रहा है, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। तो मूक नायक एक पत्रिका थी, तो इसका प्रकाशन इन्होंने करा था, ये बात बिल्कुल सही है। और बी में पढ़ते हैं, उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना करी थी। तो ये बात भी सही है, बहिष्कृत हितकारी जो है इसकी स्थापना कब करी थी? तो यहाँ पर करी थी इन्होंने 20 जुलाई 1923 को करी थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और बोला जा रहा है थर्ड में, ऑप्शन सी में, उनका निधन 1956 में हुआ था, यानी कि 1956 में उनका देहांत हो गया था। तो ये बात भी सही है, क्योंकि उनका जो देहांत हुआ था भीमराव अम्बेडकर का, ये 8 दिसंबर 1956 को। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सही है, इस वजह से हम ऑप्शन डी लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 73 बोला जा रहा है फ्रेंड्स, सूची एक दिया है और दूसरी दिया है, इन दोनों का मिलान करना है आपस में कि कौन सा सही होगा। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है नील के पौधे लगाने वालों को लगाने वालों का जो आंदोलन था, तो ये हो जाएगा चंपारण आंदोलन। और अगला बी है, खेतिहर जो सत्याग्रह है वो हुआ था यहाँ पर खेरा में, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का तीसरे से मिल जाएगा। और सी नंबर पे क्या है, कपास मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह था, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पहुंच जाएगा एक नंबर से। और एक जो लास्ट बचा है, तो आप जानते ही होंगे, डी बचा और ये बचा, तो ये हो जाएगा इसका असहयोग आंदोलन, मतलब चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए क्या बोला गया था? चौरी चौरा कांड, जिसे आप जानते होंगे। तो आपको कमेंट में बताना है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आज का 74 नंबर, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? यानी कि जो प्रेस की आज़ादी है, अखबार की, प्रेस की, न्यूज़ की या बोलने की, तो लोगों को प्राप्त है क्योंकि? तो अब इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, तो ये यहाँ पर इतना सटीक आंसर हमारा नहीं बैठ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, तो ये भी हमारा सही नहीं है। और यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, प्रेस की स्वतंत्रता, क्योंकि हमें अपने विचार जो हैं वो व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारे विचार हैं, या किसी को सुझाव देना चाहते हैं, या हम कुछ समाज में बोलना चाहते हैं, इसकी हमें आज़ादी है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 75 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यानी कि इसको इससे हमें मिलाना है। अब देखते हैं कौन सा सही है। तो अब देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है, खनिज संसाधनों की संपन्नता, परंतु
करण की जो कमी है, यानी कि औद्योगिकरण की कमी है, तो वो हो जाएगा हमारा झारखंड। सामने वाला इसका ये हो जाएगा। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास में कमी, इसका मतलब बात हो रही है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो बी का हो जाएगा सेकंड। अगला यहाँ पर देखो बोला जा रहा है थर्ड नंबर पे, सी में सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका तीसरा। आप देख पा रहे होंगे सामने सामने ही मिल रहे हैं। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी है, यानी कि जो आवागमन के साधन है, जो व्हीकल हैं, वहां पर उसकी थोड़ा सा कमी है, तो ये हो जाएगा लद्दाख, क्योंकि पहाड़ी एरिया है वहां पर, तो डी का हो जाएगा चौथा। तो देखो सामने सामने मिल रहे हैं, ये बहुत कमी ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है आज का 76 नंबर, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा, यानी कि हिमालयन यू एक पौधा है जो कि दवाइयों का काम आता है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? तो ये जो पौधा है ये किस प्रांत में पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 77 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर 77 नंबर पे, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता यानी कि OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 78 नंबर, और 78 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको और ठीक कर लेता हूँ ऐसे। 78 नंबर पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था की लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर क्या है कि जो जाति व्यवस्था थी वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? तो यहाँ पर देखो संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जहाँ पर कई सारी चीजें हो रही हैं, तो ये भी इसका हो जाएगा। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, यानी कि अब क्या हो रहा है कि हम लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझदार हो रहे हैं, तो सामाजिक सुधार हो रहा है और आर्थिक विकास भी हो रहा है, जिससे कि क्या है कि उनका पूरी तरीके से परिवर्तन हो रहा है, जो माइंड है वो चेंज हो रहा है, उनकी सोच बदल रही है, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। इस वजह से जातिवाद थोड़ा कम हो रहा है। साक्षरता एवं शिक्षा विकास, तो देखो लोग साक्षर हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, शिक्षा का धीरे धीरे करके विकास बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो रूढ़िवादिताएं हैं वो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं, इस वजह से ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों तीनों सही है, तो हम कहेंगे उपरयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 79 नंबर। अगला इसमें बोला जा रहा है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? यानी कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज मंत्रालय है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 2004 को, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 80 नंबर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 80 नंबर पे, अब सारे ऑप्शन में दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जरूरत जितने की है उतने में ही चल जाएगा, ताकि आपको क्लियर दिख जाए। अब देखो निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज हुआ करता था? तो यहाँ पर ये कौन कह रहा था? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए। यानी कि इसमें स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एक साम्यवाद समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, तो ये स्टेटमेंट किसका है? कार्ल मार्क्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 81 नंबर है, और 81 नंबर पे बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? यानी कि जो सोशल कंट्रैक्ट, द सोशल कंट्रैक्ट एक बुक है, उसके लेखक कौन है हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जीन जैक्स रूसो। अब देखो यहाँ से आपको क्या दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन से, कि जब कुछ ऐसी पुस्तक है जो फेमस है, फॉरेन कंट्रीज के जो राइटर हैं उनके बारे में भी एक बार आपको पढ़ लेना है, यानी कि इंटरनेशनल जो बुक्स हैं उनके बारे में भी एक बार पढ़ लेना है। ये किस में आते हैं? जैसे कि दार्शनिक वगैरह जो होते हैं वो एक बार पढ़ लेना, ऐसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उनका विरोध करा गया था, कौन कौन से आंदोलन चला करके? तो इसमें से देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कि बहुत ही फेमस आंदोलन था, तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा हमारा ए वाला। अब यहाँ पर देखो नर्मदा नदी क्या है, तो आप नाम जानते होंगे, ये कहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर गुजरात की बात हो रही है, ठीक है। अगला है यहाँ पर टिहरी बांध आंदोलन, तो टिहरी बांध जो आंदोलन है वो भी यहाँ पर चलाया था, किसने चलाया था? यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं सुंदरलाल
बहुगुणा ने, ठीक है, चलाया था। कौन सा? टिहरी बांध आंदोलन। ये दोनों चलाए क्यों गए थे? क्योंकि बहुउद्देशीय जो परियोजना है उनको, उनके विरुद्ध, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब कोई परियोजना बनाई जाती है तो बहुत सारी जो पेड़-पौधे होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ी जो पशु-पक्षी हैं उनके रहने का जो स्थान है वो खत्म हो चुका होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो हम कहेंगे एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट, यानी कि 83 नंबर। और 83 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी दिख जाए। अब देखो यहाँ पर 83 नंबर पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? यानी कि मूल कर्तव्य कौन सा है अगर हम भारतीय संविधान की तरफ से बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि इसमें क्या है, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, ये बात भी सही बोली गई है क्योंकि संविधान में आता है मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है, और अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का 84 नंबर, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये देखो एक पुस्तक का नाम है, हमने अभी बताया था। तो बुक के नाम एक बार आपको देख लेना है, जो फॉरेन कंट्रीज की हैं, जो फेमस है उनको देख लेना, या हाल ही में अगर कहीं पर समझौता हुआ है किसी कंट्री से तो उनके बारे में जरूर एक बार देख लेना। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखी है इन्होंने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आज का फ्रेंड्स हमारा 85 नंबर, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? यानी कि यूके में शामिल कर दिया गया था आयरलैंड को, और कब किया गया था? तो ये करा गया था 1801 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 86 नंबर, और 86 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ करा था? तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो कब करी गई थी, किसने करी थी ये बताना है हमको। तो इन्होंने करा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगर पूछा जाए कब किया गया था तो इसकी शुरुआत करी गई थी 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने करा था सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में करा था। इसमें क्या था कि बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी जाए, लेकिन शिक्षित उन्हें जरूर करा जाए जो 6 साल से 14 साल तक के बीच के बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो जो श्रीलंका है वो आज़ाद कब हुआ था? तो आज़ाद हुआ था 1948 में, और पूरा अगर हम बोलें तो यहाँ पर कहेंगे 4 फरवरी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था श्रीलंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 88 नंबर। अब 88 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, अन्नपूर्णा योजना, यानी कि एक टाइप की योजना है, राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये बताना है कि किसके लिए राशन कार्ड बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए थे वृद्ध एवं गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, असहाय मेन आप वर्ड समझ लो, यानी कि जिसके पास क्या है कि जिनके बच्चे नहीं हैं या पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है बुढ़ापे में, तो उनके लिए मेन ये चलाया गया था अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 89, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह का मॉडल है ये दिया था इन्होंने ओडम ने, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका कहना क्या था कि 10% जो ऊर्जा है अगर किसी निकाय से जाती है, मान लो अगर हम ये कह दें यहाँ पर कि ए कोई जानवर है और बी यहाँ पर कोई दूसरा है, तो अगर ये कह दो कि इसकी जो एनर्जी है, मान लो इसने इसको खा लिया तो इसकी जो एनर्जी है इसके पास जाएगी, लेकिन 10% जो है वही एनर्जी इसके पास जाएगी, बाकी की जो एनर्जी है वो ऊष्मा पे परिवर्तित होकर के उसके पास जाएगी। ठीक है, तो यही 10% का नियम है। तो हो जाएगा इसका सही आंसर ए, यानी कि ओडम जी ने बताया था ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 90 नंबर, और 90 पे बोला जा रहा है SO2 प्रदूषण सूचित करता है, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्रदूषण सूचित होता है, तो प्रदूषण किसका सूचित होता है ये बताना है।
तो यहाँ पर देखो 90 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो SO2 जो प्रदूषण है वो सूचित होता है, किसने बताया था? लाइकेन के द्वारा। लाइकेन एक पौधा होता है जो हमें ये बताता है कि इसकी मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा हो गई है प्रदूषण की वजह से। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे होता क्या है कि जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि जो होती है पौधों की, वो वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है और इनके जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं पौधों के, और पीले होकर के वो नीचे गिरने लगते हैं। और क्या होता है इसका नुकसान कि सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। तो आप जानते होंगे कि जो अम्ल वर्षा है वो यहाँ पर होने लगती है इसकी अधिकता की वजह से। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट, सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखो ना तो ये उत्तर प्रदेश में है, ना ही मध्य प्रदेश में, और ना ही पश्चिम बंगाल में। तो आप कहेंगे कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर पड़ता है पक्षी अभयारण्य सलीम पक्षी। तो यहाँ पर देखो कुछ दिया नहीं जम्मू कश्मीर, तो हम कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य है इसमें से तकरीबन हम कह दें कि 70 प्रकार से अधिक, यानी कि 70 टाइप के जो हैं वो पक्षी यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। तो इनके टाइप्स केवल 70 हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा पक्षी होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं ये पक्षी जो हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, IUCN का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो मुख्यालय पड़ता है ये मुख्यालय पड़ता है स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगर हम बात करें कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और हम कहेंगे IUCN की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 5, यहाँ पर आप कर लो ऐसे 5, तो यहाँ पर 5 अक्टूबर और 1948 को इसकी स्थापना करी गई थी। कब? यहाँ पर स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से आपको क्या दिमाग लगा देना है कि IUCN का मुख्यालय तो पूछ लिया है, इसके अलावा और भी मुख्यालय पूछ सकते हैं वहाँ पर किस किसका हेड क्वार्टर है। तो ये एक बार आपको जरूर पढ़ लेना है जो इंटरनेशनल हेड क्वार्टर है। ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? अब देखो यहाँ पर हमने इसके ऊपर बताया था, अगर याद हो, कि अगर मान लो कि ये कोई एक है एनिमल और ये दूसरा वाला है, तो मान लो ये ए है और ये बी है, तो बी ने अगर ए को खा लिया है यहाँ पर, यानी कि इस वाले को खा लिया है बी वाले ने। ठीक है, तो ए तो चला गया इसके अंदर बी के। अब यहाँ पर जो ऊर्जा है वो कितनी अवशोषित होगी? तो ये ऊर्जा अवशोषित होती है यहाँ पर 10%। तो इसी को हम बोलते हैं 10% का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 74 नंबर, और 74 नंबर पे बोला जा रहा है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जलोढ़ोद्भिद, यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो लवड़ी पौधे होते हैं यानी कि थोड़ा खारे पानी में रहने वाले होते हैं उनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो यहाँ पर अगर हम द्वितीयक प्रदूषक की बात करें तो ये हो जाएगा। अब द्वितीयक प्रदूषक में क्या क्या आते हैं देखो, यहाँ पर पान भी आता है, SO2 भी आता है और ओजोन भी आता है, यानी कि तीनों आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि जो पैन होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है पैन का, तो यहाँ पर पैन का फुल फॉर्म होता है पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पी से हो जाएगा पैरोक्सी, ए से हो जाएगा एसिटाइल और एन से हो जाएगा नाइट्रेट। अब देखो इसमें से क्या है कि द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? द्वितीयक प्रदूषक का मतलब है जो प्राथमिक प्रदूषण होते हैं उनसे वो क्रिया कर लेता है, और जो अगला प्रदूषण होता है वो होता है द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, जैसे मान लो कि जो धुआं होता है और प्लस कोहरा होता है। ठीक है, कुहासा जिसको बोलते हैं, धुआं और कोहरा मिल करके क्या बनाता है? एक द्वितीय टाइप का प्रदूषण बनाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? तो 10% का जो नियम है वो किसने दिया था? तो ये दिया था लिंडमैन द्वारा। ये आपको याद रखना है कि 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पूछ क्या लिया जाता है? पूछा ही गया इसमें। तो 96 नंबर पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 97 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केरला में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पर
कटिबंधीय जो है वर्षा वन, तो यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है, यानी कि 50 से लेकर के 260 इंच तक बारिश होती है। आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भारी बारिश होती होगी। तो 50 से 260 इंच तक बारिश होती है इसमें से। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा लो होता है, ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? तो इसमें भी होता है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है हमारे देश में, वो कहाँ पर होती है और किस राज्य में होती है, आपको आता होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा हमारे देश में कहाँ पर होती है, किस स्थान पर होती है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? धान का खेत है। अब देखो धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पता है जो मीथेन गैस होती है थोड़ा सा जो दलदली एरिया होता है वहां पर होता है, ठीक है? तो दलदली का मतलब है कि जहाँ पर गीली मिट्टी होती है, सड़न जैसे होती है, वहां पर ये पाई जाती है मीथेन गैस। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आ चुका है। अभी जो रेलवे का पेपर हुआ था ग्रुप डी का, और एनटीपीसी का जो 2019 वाला पेपर हुआ था, उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी ने पूछ भी लिया है। तो उम्मीद है हो सकता है इस बार भी रिपीट होकर के ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, और 99 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ये होता है यहाँ पर मध्यमंडल का, यानी कि जो सबसे कम तापमान है, सबसे लो टेम्परेचर रहता है, वो रहता है मध्यमंडल का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 100 नंबर है, और 100 नंबर पे बोला जा रहा है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की जो सांद्रता है में वृद्धि होती है। देखो एक ही चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, जैसे 10% का नियम पूछा था तो उसी चैप्टर से ही है। तो क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जैव आवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा आज का 101 नंबर। बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यसी शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर जो है अ, सबसे ज्यादा जो अग्रगामी प्रजाति का काम करता है शुष्क तारंभी में, वो कौन करता है? तो ये करता है लाइकेन का पौधा होता है। आप जानते होंगे जो लाइकेन का पौधा है वो इसके पहले क्वेश्चन आया था यहाँ पर, तो यहाँ से भी ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो शुष्कता का जो अनुभव होता है ये कौन करा देता है? लाइकेन नाम का जो पौधा होता है, ठीक है? आगे देखते हैं यहाँ पर 102 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो रामसर जो है, अब रामसर साइट आप जानते होंगे, यहाँ पर नाम सुना होगा अगर, तो यहाँ पर रामसर का सम्मेलन क्या है? तो ये कह रहा है आर्द्र भूमि, यानी कि जो हमारी आर्द्र भूमि है उनको बचा करके रखना जरूरी है, जिम्मेदारी भी है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर रामसर सम्मेलन शुरू करा गया था। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि रामसर साइट जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, ठीक है? कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लेकिन अगर कहेंगे आप कितनी है, तो ये यहाँ पर रामसर साइट है 14। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा है, सेकंड सबसे ज़्यादा यूपी में, वो है 10। क्या? रामसर साइट। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 14 और यूपी में है हमारे 10, ठीक है? अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 103 नंबर है, इटाई टाई रोग किसके कारण होता है? ये सेम टू सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि क्यों मैच हो रहे हैं क्वेश्चन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी को बेस बनाया जाता है, एनसीईआरटी को बेस बना करके क्वेश्चंस लिखे जाते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कोई भी पेपर को क्रैक करने का। तो यहाँ पर देखो जो इटाई टाई रोग है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है कैडमियम, ये कैडमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगर हम बात करें वहीं पर भी पारा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो पारा की अधिकता से हो जाता है यहाँ पर मिनेमेटा रोग हो जाता है, यानी कि मिनेमेटा रोग हो जाता है पारे की अधिकता से। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है, और 104 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने यानी कि इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं? देखो यहाँ पर क्या करते हो, बहुत जल्दीबाजी में रहती है, तो यहाँ पर नहीं वर्ड को छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं और इनमें से जो भी पहले दिख जाते हैं हम उसको टिक कर देते हैं। हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो ये है वनस्पति उद्यान।
जो वनस्पति उद्यान है वो बात यहाँ पर नहीं हो रही, बाकी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए जो है कि गलत है और हमें बताना है शामिल नहीं है, यानी कि गलत वाला बताना है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 105वां नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसके आगे वाले जो पोर्शन है वो है रीजनिंग के क्वेश्चन। तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन जो करेंगे और मैथ के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो पार्ट आएगा पार्ट नंबर 4, उसमें हम सारे कवर कर लेंगे रीजनिंग और मैथ। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेपर की हम शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है इसकी स्टार्टिंग से क्वेश्चन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां क्लिक करिए, सीधे आप पहुंच जाएंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। पढ़ाई अपनी जारी रखिए फ्रेंड्स, और घूमने टहलने पर बहुत कम ही ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम इसका हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस बार नहीं चूकना है, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।